हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, हम बात कर रहे थे कि निषेचन के बारे में हमने स्टार्ट किया था। तो निषेचन के में दो पार्ट हमने स्टार्ट किए हैं कि निषेचन को दो भागों में बांटकर हमने पढ़ाया है। एक तो परागकणों का अंकुरण और दूसरा हमने पढ़ा है यहाँ पे पराग नलिका की वृद्धि। इसके बाद में हमने स्टार्ट किया कि पराग नलिका जो होती है वो बीजांड में किस प्रकार से प्रवेश करती है। देखिए स्टूडेंट, हमने सीखा है यहाँ पे कि पराग नलिका बीजांड में तीन तरीके से प्रवेश करती है। बीजांड द्वारीय सिरे से, निभागीय सिरे से और अध्यावरणीय सिरे से प्रवेश करती है। इसके बाद में हमने ये भी सीखा है कि बीजांड में क्या होता है, भ्रूण कोश होता है। तो पराग नलिका जो भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, भ्रूण कोश में, तो भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, इसके भी कितने मार्ग हैं? तीन मार्ग। एक तो हमने यहाँ पे कहा कि एक तो अंड कोशिका और एक सहायक कोशिका के मध्य से होकर, अंड कोशिका एक सहायक कोशिका व भ्रूण कोश की भित्ति से होकर, और तीसरा है कि सहायक कोशिका को भेदते हुए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है। देखिए कि अब हमारे पास, देखिए हम बात करें यहाँ पे निषेचन की। तो निषेचन की प्रक्रिया में क्या होगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होगा। तो यहाँ पर पराग नलिका जो है वो नर युग्मक को लेकर कहां पर आएगी? मादा युग्मक तक। तो हमारा जो पॉइंट है वो स्टार्ट होगा यहाँ पर। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन। निषेचन के अंदर ही पॉइंट है ये। तो नया पॉइंट हमारे पास आ गया यहाँ पे, द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन। देखिए, द्विनिषेचन और त्रिसंलयन से पहले आपको ये बताते हैं कि जो भ्रूण कोश जो है इसके अंदर पराग नलिका जो प्रवेश कर रही है उसको भी यहाँ पे पार्ट में डिवाइड किया गया है कि जब पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो उससे पहले एक सहायक कोशिका अपरासित यानी थोड़ी सी डिग्रेडेड, या ऐसे समझ लेना कि वो थोड़ी सी डेस्ट्रॉय हो जाएगी, उसके पश्चात पराग नलिका के द्वारा, देखिए नर युग्मकोद्भिद की बात याद करो। तो नर युग्मकोद्भिद में कितने केंद्र होते हैं? तीन केंद्र। और अगर अपन बात करें नर युग्मक की तो कितने नर युग्मक होते हैं? दो। तो ये दोनों नर युग्मक जो होते हैं वो अपरासित सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में प्रवेश करा दिए जाते हैं। अब जब सहायक कोशिका सहायक कोशिका की कोशिका द्रव्य में दोनों नर युग्मकों को छोड़ दिया गया तो उसमें से एक नर युग्मक तो अंड कोशिका की ओर और एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक की ओर प्रवेश करता है। तो ये थी बात हमारे पास दोहरे निषेचन से पहले की कुछ पॉइंट्स जो है वो क्या है। देखिए मैं बताता हूं आपको वापस से। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो द्विनिषेचन है उससे पहले की दो पॉइंट, यहाँ पे दो बातें संपन्न होगी। वो दो बातें क्या क्या है? पहली बात हमारे पास यह है कि जैसे ही पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी, जैसे ही पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी, दो सहायक कोशिका में से एक सहायक कोशिका अपरासित यानी डिग्रेडेड, या फिर आप ऐसे समझ लेना कि कुछ डेस्ट्रॉय हो जाती है। अब पराग नलिका के दोनों नर युग्मक जो अपरासित सहायक कोशिका है उसके कोशिका द्रव्य में मुक्त कर दिए जाते हैं। अब इन दो नर युग्मकों में से एक नर युग्मक तो कौन सी कोशिका की ओर? अंड कोशिका की ओर, और एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्र की ओर बढ़ते हैं। और फिर हमारे पास पॉइंट स्टार्ट होता है यहाँ पे द्विनिषेचन। तो देखिए हम बात कर रहे थे ये, देखिए जब पराग नलिका जब पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश
करती है तो जब परागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो जब परागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो दो सहायक कोशिका में से एक सहायक कोशिका अपरासित हो जाती है। इसके पश्चात क्या होगा? देखो, दो सहायक कोशिका में से एक सहायक, जब परागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी तो उसमें से जो भ्रूणकोश में दो सहायक कोशिका है उसमें से एक सहायक कोशिका थोड़ी सी रासित हो जाएगी। अब परागनलिका के द्वारा, अब दूसरी बात, परागनलिका के द्वारा दोनों नर युग्मक रासित जो सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में मुक्त कर दिए जाते हैं। परागनलिका के द्वारा दोनों नर युग्मक रासित सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में मुक्त कर दिए जाते हैं। अब देखिए क्या होगा कि यहां पर जब दोनों केंद्रक रासित सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में मुक्त कर दिए गए तो एक केंद्रक तो एक नरयुग्मक, तो एक केंद्रक मतलब है एक नरयुग्मक, केंद्रक का मतलब यहाँ पे नरयुग्मक है, नरयुग्मक को केंद्रक से समझना। तो इसमें से एक नरयुग्मक तो अंडकोशिका की ओर और एक नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक की ओर बढ़ता है। इनमें से एक केंद्रक इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक की ओर बढ़ता है। अब देखिए कि हमारी अब जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रक्रिया स्टार्ट होगी? द्विनिषेचन यानी दोहरा निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो यहां पर एक नरयुग्मक जो है, देखिए ये सारी प्रक्रिया कहां पे संपन्न होगी? अब भ्रूण कोश में। तो भ्रूण कोश में एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संलयन कर कौन सी प्रक्रिया संपन्न करता है? यानी जिसको अपन बोलते हैं निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अब भी यहां पर देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे। देखो मैंने क्या बताया है, इसके आगे की बात बताता हूं कि इसके आगे हमारे पास क्या है, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे की
पॉइंट स्टार्ट करेंगे। एक इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाते हैं। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर बताऊंगा। देखिए ये पॉइंट देखिए आप सबसे पहले कि द्विनिषेचन और त्रिसंलयन। तो द्विनिषेचन और त्रिसंलयन कैसे है वो आपको बताया जाएगा। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि निषेचन की प्रक्रिया है वो कहां पे संपन्न होती है, भ्रूण कोश में। निषेचन की प्रक्रिया है वो भ्रूण कोश में संपन्न होती है। अब भ्रूण कोश में एक तो हमारे पास एक तो है एक केंद्रक जो होता है या एक नर युग्मक। देखो एक तो है अंड कोशिका जिसको अपन बोल सकते हैं फीमेल गैमेट्स, मादा युग्मक, और एक हमारे पास है नर युग्मक। तो ये दोनों नर युग्मक जो है वो मादा युग्मक यानी अंड कोशिका की ओर बढ़ेगा और इससे संलयन करेगा। कौन सी प्रक्रिया करेगा, फ्यूजन, संलयन की प्रक्रिया करेगा। तो इसे नाम दिया जाएगा युग्मक संलयन और इसे कहा जाता है युग्मक संलयन। और युग्मक संलयन के बाद में इसे ही दूसरा क्या नाम दिया जाता है, इसे प्रथम निषेचन और साथ में ट्रू फर्टिलाइजेशन, सत्य निषेचन कहते हैं। देखिए आपको यहां पर समझ में आना चाहिए कि परागनलिका नरयुग्मक को लेकर यानी नरयुग्मकों को रास्तित सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में मुक्त कर दी। अब इसमें से एक नरयुग्मक, भ्रूण कोश में ये सारी प्रक्रिया कि एक नरयुग्मक जो है वो अंड कोशिका से संलयन की प्रक्रिया करेगा। तो इस संलयन को क्या नाम दिया गया है, युग्मक संलयन। दूसरी बात, इसे क्या नाम दिया गया है, युग्मक यानी गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फ्यूजन, सिनगेमी भी कहा जाता है। अपन बात करते हैं यहाँ पे कि इसे दूसरा क्या नाम दिया गया है, इसे प्रथम निषेचन भी कहा गया। कि देखो यहाँ पर निषेचन 2 बार संपन्न होगा, कैसे होगा वो बताएंगे। तो जो पहली बार निषेचन संपन्न हो रहा है इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, प्रथम निषेचन। ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहा गया है इसे, क्योंकि नरयुग्मक और मादा युग्मक यानी नरयुग्मक मेल गैमेट्स और मादा युग्मक अंडे है, अंडा है उसका यानी अंड कोशिका, उन दोनों का संलयन हुआ है। अब देखिए हमारे पास ये तो था पहला नर युग्मक, एक हमारे पास दूसरा नर युग्मक और बचा है, दूसरा नर युग्मक। अच्छा पहले उसके पहले एक बात बताते हैं कि यहाँ पे जब युग्मक संलयन की प्रक्रिया संपन्न हुई है तो उसके इन दोनों के संलयन से क्या बनेगा, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, यानी जिसको अपन कह सकते हैं जाइगोट। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करे, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि हमने भी बताया कि दूसरा नर युग्मक, ये तो पहला नर युग्मक था और ये क्या है, दूसरा नर युग्मक। तो दूसरा नर युग्मक जो है वो किसकी ओर बढ़ रहा था, द्वितीयक केंद्रक की ओर, द्वितीयक केंद्रक। तो दूसरा नर युग्मक जो है, दूसरा नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्रक से संलयन की प्रक्रिया करता है। कौन सी प्रक्रिया करेगा, संलयन। यानी जो दूसरा नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस से क्या करेगा, संलयन की, फ्यूजन की प्रक्रिया करेगा। जब फ्यूजन की प्रक्रिया करेगा तो इसे नाम दिया गया है, देखिए निषेचन की प्रक्रिया दूसरी बार संपन्न हो रही है इसलिए इसको नाम दिया गया है, देखिए इन दोनों के संलयन से कोशिका बनेगी त्रिगुणित, त्रिगुणित 3n कह सकते हैं या त्रिगुणित कोशिका बनती है, त्रिगुणित कोशिका बनेगी। और इस त्रिगुणित कोशिका को नाम दिया जाएगा क्या, प्राथमिक प्राथमिक प्राथमिक
भ्रूणपोष कोशिका, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कहते हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कहेंगे। त्रिगुणित इसलिए है कि ये तो हमारे पास क्या है, इसके अंदर 3 अगुणित केंद्रक है, एक तो ये और 2 ये, 2n ये, तो 2n प्लस n दोनों आपस में संगलित होंगे और क्या बनेगा, त्रिगुणित। तो ये हमारे पास, चूंकि यहां पर निषेचन पहली बार संपन्न हो गया और दूसरी बार ये संपन्न हो रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया का नाम दिया गया है द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन का सर्वप्रथम अध्ययन कौन से वैज्ञानिक के, नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने। नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन की प्रक्रिया का सर्वप्रथम फ्रिटिलेरिया और लीलियम नामक पादप के अंदर इसका अध्ययन किया, किसका, द्विनिषेचन का। अब मैं इसको वापस से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए क्या क्या बताया है मैंने, एक बार मैं बोल के बताता हूं। हमने क्या कहा है कि भ्रूणकोश में एक तो नरयुग्मक और एक अंड कोशिका के संलयन से क्या होगा, युग्मक संलयन, और इस युग्मक संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होगा। इसे प्रथम निषेचन और साथ में सत्य निषेचन कहा जाता है, ट्रू फर्टिलाइजेशन और फर्स्ट फर्टिलाइजेशन नाम दिया गया। इसके फलस्वरूप द्विगुणित यानी जाइगोट का निर्माण हुआ है, जो डिप्लॉइड है, जो आगे भ्रूण बनाएगा। दूसरी बात अपन ने क्या कहा है कि दूसरा नरयुग्मक जो है वो द्वितीय केंद्र की ओर बढ़ा और उससे संलयन करा, तो त्रिगुणित कोशिका का निर्माण हुआ है। ये त्रिगुणित कोशिका जो होती है वो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। ये प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बाद में क्या बनाएगा, भ्रूणपोष बनाएगा। अच्छा जी, बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं कि त्रिसंलयन क्यों, इसको त्रिसंलयन नाम दिया गया है। अब त्रिसंलयन क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि 3 अगुणित कोशिका, यानी जैसे अपन बात करें, एक तो द्वितीय केंद्र को द्विगुणित, 3n यानी त्रिगुणितों हो जाती है कोशिका, जो बनेगी वो नई त्रिगुणित कोशिका बनती है। अब 3n क्यों है कि एक तो n नरयुग्मक और 2n क्या है हमारे पास, द्वितीय केंद्र के दोनों आपस में संलयन हुए, तो इसको नाम दिया गया है त्रिसंलयन। बात समझ में आई। दोहरा निषेचन क्यों, क्योंकि निषेचन क्रिया 2 बार संपन्न हो रही है। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे द्विनिषेचन में। देखिए भ्रूणकोश में एक नर युग्मक, भ्रूणकोश में एक नर युग्मक तथा भ्रूणकोश में एक नर युग्मक तथा अंड कोशिका के संलयन, भ्रूणकोश में एक नर युग्मक तथा अंड कोशिका के संलयन को युग्मक संलयन कहते हैं। अब युग्मक संलयन कह रहे, इसके साथ साथ इसे क्या नाम दिया गया है, प्रथम निषेचन। इसे प्रथम निषेचन तथा इसे प्रथम निषेचन तथा सत्य निषेचन भी कहते हैं। देखिए प्रथम निषेचन इसलिए कहा गया कि पहली बार निषेचन संपन्न हुआ है। इसके फलस्वरूप
इसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। अब क्या होगा, ये तो पढ़ने बता दिया। अब दूसरा नर युग्मक जो है वो किधर जाएगा, द्वितीय केंद्र की ओर। दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयन करता है। इसे त्रिसंलयन कहते हैं। त्रिसंलयन क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें 3 n केंद्रकों का संलयन होता है। इसके फलस्वरूप त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण होता है। देखिए, इसे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन क्यों कहा गया है, क्योंकि 2 बार निषेचन, इसे दोहरा निषेचन कहते हैं क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया कितनी बार संपन्न हुई, 2 बार। इसे द्विनिषेचन क्योंकि संलयन 2 बार संपन्न होता है। देखिए, ये तो थी बात हमारे पास दोहरा निषेचन। अब अपन एक थोड़ी सी बात और बताता हूं कि दोहरा निषेचन की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन नवासचिन नामक वैज्ञानिक ने फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम नामक पादप के अंदर किया 1898 में। अब देखिए, आवर्त बीसी पादप में ही दोहरा निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, बाकी अन्य किसी के अंदर दोहरा निषेचन की प्रक्रिया, अन्य प्लांट में दोहरा निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूं। यस स्टूडेंट्स, अब मैं बात कर रहे थे यहाँ पे, एक बात और बताता हूं कि याद रखना आप जो मैंने बता दी है। ये थी, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, मैं लिख देता हूं, बता देता हूं आपको। देखिए, मैंने आपको बताया है कि दोहरा निषेचन की जो प्रक्रिया है, दोहरा निषेचन, इस दोहरा निषेचन की जो प्रक्रिया है वो
केवल आवर्त बीजी पादप में संपन्न होती है, केवल आवर्त बीजी पादप में ही संपन्न होती है, अन्य किसी में संपन्न नहीं होती। देखिए द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन की प्रक्रिया का अध्ययन नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने देखिए द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन की प्रक्रिया का अध्ययन नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने फ्रिटिलेरिया तथा लीलियम नामक पादप में किया। ये तो थी बात हमारे पास एक तरीके से। एक बात और याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि दोहरा निषेचन केवल आवर्त बीजी पादप में संपन्न होता है। द्विनिषेचन केवल आवर्त बीजी पादपों में संपन्न होता है। द्विनिषेचन केवल किसमें संपन्न होता है? आवर्त बीजी पादप में संपन्न होता है। अब अपन नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसका सिग्निफिकेंस, यानी दोहरा निषेचन है उसका महत्व हम पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे दोहरा निषेचन का महत्व। देखिए दोहरा निषेचन का महत्व, दोहरा निषेचन का महत्व हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि दोहरा निषेचन क्या होता है। देखिए इस दोहरा निषेचन हमने पढ़ लिया, दोहरा निषेचन का महत्व क्या है। देखिए दोहरा निषेचन 2 बार संपन्न हुआ है और 2 बार संपन्न हुआ है तो एक से पहला जो निषेचन संपन्न हुआ है उससे तो क्या बना है? द्विगुणित युग्मनज, जो बाद में क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा। तो पहला तो महत्व यही हो गया कि आवर्त बीजी पादप में दोहरा निषेचन में प्रथम निषेचन के फलस्वरूप एक नर युग्मक अंड कोशिका से संगलित होकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है और ये युग्मनज बाद में क्या बनाएगा? भ्रूण और नए पादप का विकास करेगा। दूसरी बात क्या होती है कि दूसरा नर युग्मक है वो द्वितीयक केंद्रक से संगलित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनाता है। जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है वो बाद में क्या बनाएगी? भ्रूणपोष। और ये जो भ्रूणपोष होता है वो जो परिवर्धित भ्रूण होता है उसको पोषण प्रदान करता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है केवल आवर्त बीजी पादप में ही ऐसा होता है। अब देखो भ्रूणपोष निषेचन के बाद में बन रहा है आवर्त बीजी पादप में, इसलिए आवर्त बीजी पादप में भ्रूणपोष कैसा होता है? त्रिगुणित। इंपॉर्टेंट है। जबकि जैसे अपन बात करें जिम्नोस्पर्म में जो भ्रूणपोष है वो निषेचन से पहले ही बनेगा। अब निषेचन से पहले ही बन रहा है तो वो क्या होता है? अगुणित। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो तो मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूं। देखो इसका सिग्निफिकेंस 2 है, 2 महत्व है इसके दोहरा निषेचन के। एक तो क्या बना? युग्मनज, और एक क्या बना? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। जो युग्मनज बना वो क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा। और प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका वो क्या बनाएगी? भ्रूणपोष। नाम से ही पता चल रहा है। देखो एंडोस्पर्म बोलते हैं इसको, एंडोस्पर्म। तो जो एंडोस्पर्म है वो क्या काम करेगा?
जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रदान करेगा, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये एक तरीके से हमारे पास दोहरा निषेचन का क्या है, महत्व। तो देखिए दोहरा निषेचन का आवर्त बीजी पादप में महत्वपूर्ण यानी एक तरीके से बहुत ही महत्व है। कैसे है, देखिए एक नर युग्मक व अंड कोशिका के संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, जो भ्रूण बनाता है। दूसरा हमारे पास यहां पे आता है कि दूसरा जो नरयुग्मक है, दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनाता है। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनाता है। अब त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनाएगा, जो क्या बनाता है, देखिए त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनाता है, जो बाद में भ्रूणपोष जो आती है। अच्छा, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक लाइन 2 लाइन और बताएंगे, फिर अपन बात करेंगे। इंपॉर्टेंट लाइनें हैं वो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि जो देखिए भ्रूणपोष एंडोस्पर्म, ध्यान रखना इंग्लिश में बोलते हैं एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष जो होता है, भ्रूणपोष परिवर्धित भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन का क्या हो गया, महत्व हो गया। तो ये जो क्या बढ़ेगा, भ्रूणपोष, और भ्रूणपोष बढ़ेगा तो ये भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिएशन प्रोवाइड करवाता है। ये जो एम्ब्रियो एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए कि
ये डबल फर्टिलाइजेशन का एक महत्व यह है क्योंकि ये किसमें हो रहा है, केवल आवर्त बीजी पादप में। तो एक इंपॉर्टेंट बात, आवर्त बीजी आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण कोश निषेचन के पश्चात बनता है, अतः यह त्रिगुणित होता है। इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूं, ध्यान रखना। जिम्नोस्पर्म में भ्रूण कोश निषेचन के पहले बनता है, अतः ये अगुणित होता है। इंपॉर्टेंट है, निषेचन के पहले, इसलिए भ्रूणकोश क्या होता है, अगुणित। किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म में। तो ये थी बात हमारे पास दोहरा निषेचन का महत्व। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास होता है टाइप ऑफ एंडोस्पर्म या भ्रूणकोश के प्रकार। इसको मैं मिटा देता हूं एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है भ्रूणकोश के प्रकार, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। यानी भ्रूणकोश के प्रकार किस प्रकार के होते हैं। देखिए, यानी हम बात करें यहाँ पे कि इनके परिवर्धन, इनके विकास के आधार पर, इनके परिवर्धन के आधार पर जो भ्रूणकोश होता है वो 3 प्रकार का होता है। भ्रूणकोश के परिवर्धन के आधार पर भ्रूणकोश 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक तो है कोशिकीय भ्रूणकोश। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है कोशिकीय भ्रूणकोश। दूसरा जो हमारे पास आएगा वो है केंद्रकीय भ्रूणकोश, और तीसरा हमारे पास होता है होलोबियल या केंद्रकीय और कोशिकीय। होलोबियल याद रख लेना आपको, होलोबियल। लेकिन अपन सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे केंद्रकीय। पहला केंद्रकीय, दूसरा कोशिकीय और तीसरा है होलोबियल भ्रूणकोश। देखिए मैंने बताया कि यानी इनके विकास के आधार पर भ्रूणकोश के परिवर्धन के आधार पर भ्रूणकोश 3 प्रकार के होते हैं।
देखिए 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकारों के नाम बताता हूं। पहले 3 प्रकार को आपको समझ में आना चाहिए। 3 प्रकार के कौन कौन से भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा है कोशिकीय, कोशिकीय भ्रूणपोष, और थर्ड हमारे पास जो है वो है होलोबियल भ्रूणपोष। तो हम बात करेंगे यहाँ पे केंद्रकीय। सबसे पहला जो है वो हमारे पास क्या आएगा, केंद्रकीय भ्रूणपोष। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे केंद्रकीय भ्रूणपोष की। देखिए सबसे पहले त्रिसंलयन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हमारे पास क्या बना था, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। अब त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका जो होती है उसके केंद्रक में मुक्त केंद्र की विभाजन होता है, उसके केंद्रक में मुक्त केंद्र की विभाजन होता है, और मुक्त केंद्र की फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन समझ लेना कि मुक्त केंद्र की विभाजन होता है, जिससे उसके अंदर बहुत सारे केंद्रक बनते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी रिक्तिकाएं भी क्या होती है, बन जाती है। जो केंद्रक होंगे वो परिधि की ओर, यानी जो ये रिक्तिका है वो पहले क्या होंगी, छोटी छोटी जो रिक्तिका थी वो आपस में कंफ्यूज हो जाती है, आपस में यानी जुड़ जाती है और एक बड़ी रिक्तिका बनाएंगी। और केंद्रक जो थे, बहुत सारे केंद्रक वो परिधि की ओर विन्यासित हो जाते हैं। तो बीच में एक बड़ी रिक्तिका बन जाएगी और केंद्र परिधि की ओर विन्यासित हो जाते हैं। इसी को नाम दिया गया है केंद्रकीय भ्रूणपोष। देखिए आवर्त बीजी पादप के लगभग 52% यानी अधिकतर आवर्त बीजी पादप में किस प्रकार का केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। नारियल के अंदर जो नारियल का पानी है वो किसका एग्जाम्पल है, केंद्रकीय भ्रूणपोष। इसे लिक्विड एंडोस्पर्म भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, वापस बताता हूं। देखो केंद्रकीय भ्रूणपोष की बात आ रही है। देखो सबसे पहले आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि भ्रूणपोष का निर्माण किससे हुआ है। तो भ्रूणपोष का निर्माण किससे होगा, त्रिसंलयन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हमारे पास कोशिका बनेगी, त्रिगुणित कोशिका बनेगी। उस कोशिका को नाम दिया जाता है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। और इस प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका जो है उसका केंद्रक क्या होता है, विभाजित, जो बाद में क्या बनाएगा, भ्रूणपोष। कैसा बनाएगा, केंद्रकीय। कैसे बनाएगा, क्योंकि केंद्रक जो है वो विभाजित होगा। तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे पहला जो हमारे पास पॉइंट है, केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष, देखिए केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहां पे ये बताना है कि सर्वप्रथम इस प्रकार के भ्रूणपोष में, इस प्रकार के भ्रूणपोष में, इस प्रकार के भ्रूणपोष में सर्वप्रथम प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका के केंद्रक में मुक्त केंद्र की विभाजन से
कई केंद्रकों का निर्माण होता है। कई केंद्रकों का निर्माण होता है। विभाजन से कई केंद्रकों का निर्माण होता है। मध्य में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। मध्य में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। केंद्रक परिधि की ओर केंद्रक परिधि की ओर केंद्रक परिधि की ओर विन्यासित केंद्रक परिधि की ओर विन्यासित हो जाते हैं। केंद्रक किधर विन्यासित हो जाएंगे? परिधि की ओर। प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। देखिए, तो ये थी बात हमारे पास एक तरीके से केंद्र के भ्रूणपोष। डायग्राम बताता हूं अभी। तो ये थी एक तरीके से हमारे पास। देखिए, इसका एक एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको कि मैंने बता दिया कि सबसे पहले तो बात है कि सर्वाधिक यानी आवर्त बीजी पादप में सर्वाधिक जो भ्रूणपोष बनते हैं वो कैसे बनते हैं? केंद्रकीय भ्रूणपोष। अब बात करते हैं यहाँ पे कि नारियल में जो नारियल का जो पानी है वो भी किसका एग्जांपल है? केंद्रकीय भ्रूणपोष का। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताते हैं आपको। देखिए, नारियल का पानी केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। 56% आवर्त बीजी पादपों में 56% आवर्त बीजी पादपों में इसी प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ध्यान रखना कि नारियल का पानी जो है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? द्रव भ्रूणपोष भी नाम दिया गया। एक लाइन याद रख लेना कि इसीलिए जो नारियल का पानी है वो केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है और इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? द्रव भ्रूणपोष। मैं डायग्राम बताता हूं।
देखिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि बीच में तो एक रिक्तिका बन जाती है और यहाँ पे बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। तो ये जो केंद्रक होते हैं वो परिधि की ओर विन्यासित हो जाते हैं। इनमें कैसा विभाजन हुआ है? केंद्रक में मुक्त केंद्र की विभाजन। इसलिए इस प्रकार का जो भ्रूणपोष है वो कैसा भ्रूणपोष होता है? केंद्रकीय भ्रूणपोष कहलाता है। तो ये हमारे पास किसका है? केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष, ये हमने पढ़ लिया केंद्रकीय भ्रूणपोष। हमारे पास दो और है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। यस, देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट जो है दूसरा, स्क्रीनशॉट ले लिया आप। दूसरा बात करते हैं हम यहाँ पे केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए दूसरा जो हमारे पास होगा वो होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष, देखो इसमें सीधी सी बात हमें याद रखनी है कि जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका होती है उसके केंद्रक में जब विभाजन होता है तो केंद्रक में विभाजन के साथ साथ ही इसमें किसका निर्माण होता है? कोशिका भित्ति का भी निर्माण हो जाता है। इसलिए कैसा बन जाता है? कोशिकीय भ्रूणपोष बन जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, देखिए डायग्राम से बता देते हैं आपको। यहां पर एक चुष्कांक सा भी बन जाता है ऐसे। देखिए जैसे हम बात करेंगे कि एक सबसे पहले एक केंद्रक में, यानी एक केंद्रक में विभाजन हुआ। कौन सा केंद्रक था वो? किसका केंद्रक था? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का केंद्रक था। तो केंद्रक में विभाजन के साथ साथ यहाँ पर क्या बन जाती है? कोशिका भित्ति का भी निर्माण हो जाता है। तो कोशिकाएं बन जाती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? कोशिकीय भ्रूणपोष। एग्जाम्पल मैंने बताया यहाँ पे गेमोपैटली के सदस्य है वेस्कम। देखिए जैसे हम बात करें बैर वेस्कम, हम बात करते हैं यहाँ पे इस प्रकार के भ्रूणकोश में प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका का केंद्रक विभाजन के साथ साथ केंद्रक के चारों ओर
कोशिका भित्ति का भी निर्माण हो जाता है। अतः ये कैसा हो जाता है? अतः ये कोशिकीय हो जाता है। अतः ये कोशिकीय, अतः ये कोशिकीय भ्रूणपोष कहलाता है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया अभी कि गैमोपेटली वर्ग, जो गैमोपेटली वर्ग है उसके सदस्य का वर्वैस्कम। देखिए एग्जाम्पल है गैमोपेटली, गैमोपेटली वर्ग के सदस्य ये इसका एग्जाम्पल है। ये थी बात हमारे पास कोशिकीय भ्रूणपोष की। ये तो क्या हो गया चुष्कांग, और ये सारे क्या हुए इसके कोशिका के भ्रूणपोष जो है वो पोषण प्रदान करेगा। तो ये थी बात एक तरीके से क्या हमारे पास कोशिकीय भ्रूणपोष की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो होता है हमारे पास वो क्या है? होलोबियल। अच्छा, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे होलोबियल। यस, हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरा जो हमारे पास आएगा वो आएगा हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल भ्रूणपोष, देखो स्टूडेंट्स मैं बता देता हूं आपको कि हेलोबियल भ्रूणपोष जो है वो एक तरीके से केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष का मिला जुला रूप है। देखिए एक तो इसके अंदर एक तो केंद्रकीय और एक कोशिकीय भ्रूणपोष का मिला जुला रूप है। इसमें जो निभाग और स्थित, यहाँ पे देखो सबसे पहले प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, उसका केंद्रक विभाजित होगा, दो केंद्रक बनाएगा। इसमें निभाग और स्थित, निभागकी और स्थित केंद्रक जो होता है, निभागकी और स्थित केंद्रक है, उस केंद्र जो निभागकी और स्थित केंद्रक होगा ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं यहाँ पे, ये लास्ट पॉइंट था हमारा। नेक्स्ट पॉइंट अपन ये जो पॉइंट है उसके आगे हम बात करेंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी का पॉइंट जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।